दोस्तों, यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं सीडीपी का तीसरा वीडियो। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2018 के सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना क्या है? कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। इसके लिए कोहलर ने सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ या फिर सूझ का सिद्धांत, जिसे कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संकार्य का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव फील्ड थियरी, इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि अक्षरों व शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। ठीक, तो वाक्य जो होता है वो भाषा की इकाई होता है। तो वाक्य का निर्माण शब्दों से और शब्दों का निर्माण अक्षरों से होता है। इसलिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? जो समावेशी कक्षा होती है, इसमें होते हैं सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र। विशिष्ट छात्र होते हैं जैसे दिव्यांग हो गए, पिछड़े बालक हो गए, ये सब जो होते हैं विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। इन सबको मिलाकर जो कक्षा बनती है उसे कहते हैं समावेशी कक्षा। ठीक, समावेशी कक्षा का संचालन एक संवेदनशील शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, जो विशिष्ट छात्रों एवं सामान्य छात्रों के मध्य के जो उनकी दूरी होती है उसको कम करे। ठीक, जिससे एक आगे चलकर वो समाज में एक अच्छे सद्भावनापूर्ण स्वभाव से या फिर एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ें और अपना विकास कर सकें। तो इसका उत्तर होगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगला प्रश्न, गणित संबंधित अधिगम क्षमता कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधित अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? दोस्तों, जो गणित की अक्षमता होती है उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, जिसे हिंदी में कहते हैं गणना दोष। इसमें क्या होता है कि बच्चा गणित की संख्याओं की पहचान में, उनको जोड़ने में, उनको घटाने में, उनके क्रम को समझने में अक्षम होता है, जिसे कहते हैं गणना दोष। और अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों, समावेश, जैसा कि हमने पहले बताया कि समावेशीकरण जो कक्षा होती है उसमें सामान्य बालक विशिष्ट बालक दोनों होते हैं। तो इन दोनों के मध्य एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए एक संवेदनशील शिक्षक का होना अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षक की संवेदनशीलता पर ही समावेशीकरण की सफलता निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दोस्तों, संवेग के तत्व संवेदी नहीं होता है। संवेदी जो होता है इसे सेंसरी कहते हैं। ये होता है जैसे हमारी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 चीज़ होते हैं संवेदी। दैहिक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, ये सब संवेग के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्रम के संबंध में बीएस ब्लूम ने इसे 6 चरणों में बताया था, जिसका ज्ञान, उसके बाद होता है बोध, उसके बाद होता है अनुप्रयोग, फिर होता है विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो इसका उत्तर होगा चौथा, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है जनतांत्रिक, बिल्कुल, जिसमें छात्र शिक्षक दोनों अंतःक्रिया करें। सहानुभूतिपूर्ण, बिल्कुल होता है, शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा तो बालक उससे जुड़ेगा। वांछनीय सूचनाएं देने वाला शिक्षक होना चाहिए, बिल्कुल। स्वेच्छाचारी शिक्षक नहीं होना चाहिए। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है कि वह बालक की बिल्कुल न सुनता हो, बालक शांत रहते हो, शिक्षक ही सब कुछ हो उसमें। तो ऐसी कक्षा में बालक का विकास नहीं हो पाता है, शिक्षक बालक की कमियों को नहीं समझ पाता है। ठीक, अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों, अभिप्रेरणा का अगर प्रत्याशा सिद्धांत पूछे तो इसका उत्तर होगा विक्टर ब्रूम। अगर अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत पूछे तो उसका उत्तर होगा अब्राहम मास्लो।
बाकी स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, इसको आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? दोस्तों अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो होता है, जैसे बालक जो होता है उसकी प्रारंभिक विकास, उसका जो सब कुछ होता है वो एक परिवार के अंदर ही होता है। तो इसका उत्तर होगा सूचना का प्रक्रियाकरण। सूचना का प्रक्रियाकरण का मतलब होता है कि बालक को जो भी जानकारी मिलती है वो उसको अपने व्यवहार में किस प्रकार से लागू करता है। तो उसके समक्ष कोई भी समस्या आती है तो उस पर सोच विचार कर किस प्रकार से समाधान की तरफ बढ़ता है, वो उसका प्रक्रियाकरण किस प्रकार से करता है। इसका विकास जो होता है प्रारंभ इसका परिवार से ही होता है। अगला प्रश्न, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो दोस्तों कौशलों के स्थानांतरण से तात्पर्य होता है कि कौशल का विकास। ठीक, तो कौशल का विकास एक गति है, न कि उद्देश्य। ठीक, इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना उसकी क्षमता में परिवर्तन करने से है, और वह एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। ठीक, यह कोई उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? दोस्तों शिक्षण सूत्र कई होते हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। लेकिन निगमन से आगमन की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं होता है, आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र होता है। इसका उत्तर होगा डी। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। सबसे पहले योजना बनाना, उसके बाद होता है उसका शिक्षण करना, उसके बाद होता है उसका प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, उसके बाद होता है पुनः योजना बनाना, फिर पुनः शिक्षण करना, उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ये 6 चरण में सूक्ष्म शिक्षण चक्र चलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है कि जैसे किसी भी सूचना का जो ज्ञान होता है, उसकी जो समझ होती है उसे अवबोध कहते हैं, और उसका अवबोध होता है अन्वेषण द्वारा, खोज द्वारा। अगला प्रश्न, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। बिल्कुल। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। बिल्कुल, ये तीनों ही सही है, तो इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया तो वह किस प्रकार की संवेदना से अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो दोस्तों जैसे कि कोई बालक कक्षा में पढ़ रहा है, अचानक से जब शिक्षक उसको बुलाता है तो वह सुनकर तुरंत अपना जवाब ध्वनि के माध्यम से ही देगा। तो जैसे अगर शिक्षक बुलाता है किसी भी बालक का नाम लेकर, तो बालक कहेगा यस सर, जी सर, हाँ सर के माध्यम से अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो इसका उत्तर होगा ध्वनि संवेदना। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? दोस्तों पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली संवेदीगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पुनः दो उपावस्थाओं में बढ़ जाती है। एक होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था और दूसरी होती है कि अंतर्दर्शी अवधि। तो जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है 4 से लेकर, इसका वर्ष होता है 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक। 2 से लेकर 4 वर्ष तक होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी दूसरी अवस्था जो होती है वह होती है अंतर्दर्शी अवधि, जो होती है 4 से लेकर 7 वर्ष तक। क्योंकि विकल्प में केवल 2 से 7 वर्ष दिया है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो यही सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसमें पूछा है कि लेटर जो बाल्यावस्था होती है, बाद की बाल्यावस्था, उसकी बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ,
आइए अगला देते हैं। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। बिल्कुल, बालक विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में रुचि लेने लगता है। जैसे उसे कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसके बारे में आश्चर्यचकित होगा और सोचेगा, अपने विचार करेगा। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। बिल्कुल, बालक जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी तार्किक शक्ति का विकास होता जाता है। काल्पनिक भय भय का अंत। जैसे बच्चे जो होते हैं उनको डरावनी कहानियाँ सुनाकर उनको डराया जाता है, लेकिन बालक जब बड़ा होता है तो इन सब चीज़ों से वो नहीं डरता है। तो इसका उत्तर होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। यह बाल्यावस्था की नहीं होती है। दोस्तों, भविष्य के बारे में आदमी चिंतन कब प्रारंभ करता है? किशोरावस्था के अंत से। जैसे इस समय आप लोग हैं तो आपको अपने भविष्य की चिंता है, तो आप अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? दोस्तों, भाषा विकास से संबंधित महान वैज्ञानिक है नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की ने बताया था LAD के बारे में, जो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके अनुसार चॉम्स्की बताते हैं कि बालक के अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है। इससे बालक जिस समाज में रहता है उस भाषा को स्वयं उसका ग्रहण करता है और उसके अनुक्रिया करके सीख लेता है। अगला प्रश्न, थांडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? दोस्तों, आप यह प्रसिद्ध सिद्धांत है थांडाइक का, अधिगम के प्रयास एवं भूल। इस सिद्धांत में थांडाइक ने 3 अवस्थाएं बताई है। पहला है तत्परता, फिर है अभ्यास, फिर है उसका प्रभाव। अगला प्रश्न, गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह की अवस्था को दोस्तों कहते हैं गैंग एज, गैंग एज भी कहते हैं। यह होती है कि जो बाल्यावस्था के मध्य की अवस्था होती है, 8 से 10 वर्ष की अवस्था। इसमें बालक क्या होता है कि अपने उम्र के बालकों के साथ रहना पसंद करता है, जो उसकी रुचि के अनुसार रहते हैं। जब समान रुचि के बालक एक एक अपने समूह बना लेते हैं, जिसे गैंग अथवा गिरोह कहा जाता है। फ्रायड ने इसे लेटेंसी पीरियड भी कहा है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? जैसा कि हमने अभी बताया, पियाजे ने पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पूछा तीसरी अवस्था तो होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कारक पूछा है, उसमें कौन शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है, प्रेरणा भी मनोवैज्ञानिक है, रुचि भी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन विषय वस्तु यह मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसका उत्तर होगा चौथा। अगला प्रश्न, निम्न में से सामाजिक मूल कौन सा है? सामाजिक मूल क्या होता है? सहायता परक व्यवहार। जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं तो किसी को देखते हैं कि कोई किसी संकट में फंसा हुआ है, तो हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम उसको उस संकट से कैसे बाहर निकालें, हम उसकी सहायता कैसे करें। तो यह एक सामाजिक मूल होता है, सहायता परक व्यवहार। अगला प्रश्न, पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण में निम्न में से किसके उदाहरण हैं? दोस्तों, जो पश्च अन्वेषण या फिर साधन साध्य विश्लेषण होता है, यह जैसे बालक होता है उसको कोई भी ज्ञान दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि अगर वह बालक स्वतः शोध करेगा, उसके बारे में स्वयं अन्वेषण करेगा, शोध करेगा और जो भी साक्ष्य होगा उसका विश्लेषण करेगा, तो वह खुद से सीखेगा और उसका खुद से सीखा हुआ जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा। तो इसका उत्तर होगा स्वतः शोध। अगला प्रश्न, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? दोस्तों, यह कथन है एबिंगहॉस का। एबिंगहॉस ने कहा था कि बालक जो सीखता है, सीखने की मात्रा, गति, प्रगति को अगर ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो बालक उससे प्रेरित होता है और आगे भी सीखने के लिए तत्पर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा थांडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? दोस्तों, अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थांडाइक ने बताए हैं। पहला है तत्परता, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है प्रभाव।
तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक के 3 प्राथमिक नियम है, जबकि साहचर्य स्थानांतरण का नियम ये उनका प्राथमिक नियम में नहीं शामिल है। अगला प्रश्न, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यह सिद्धांत है पावलोव का। यह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। यह स्किनर का सिद्धांत है, स्किनर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों, वैसे तो अधिगम की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, यह भी सही है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह भी सही है। अधिगम जैसे एक प्राणी की अभिवृद्धि है, बिल्कुल। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल। अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल। तो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह भी सही है। लेकिन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह गलत बात है। दोस्तों, बालक डेली कुछ न कुछ अधिगम करता रहता है। आदमी जो होता है, इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ अधिगम करता रहता है, अर्थात कुछ न कुछ सीखता रहता है, लेकिन उसका डेली मतलब प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज के सेशन का CDP का 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको मिले। दोस्तों, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।